डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान के सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्जागरण पे चर्चा करने जा रहा हूँ। पुनर्जागरण का पहला वीडियो मैंने उसमें क्या था, पुनर्जागरण क्या था, पुनर्जागरण के महत्व इत्यादि के बारे में, विशेषता के इत्यादि के बारे में चर्चा मैंने पहले वीडियो में कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो में पुनर्जागरण के कारणों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पुनर्जागरण की गति कब और कैसे आरंभ हुई, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी मान्यता है कि इस गति का जन्म 13वीं सदी के उत्तरार्ध में हो चुका था। पुनर्जागरण धर्म युद्ध तथा नए देशों की खोज से आरंभ हुआ। जो भी हो, इतना निश्चित है कि पुनर्जागरण किसी एक व्यक्ति, एक स्थान अथवा एक विचारधारा के कारण संभव नहीं हो पाया था। फिर भी मुख्य 6 कारणों को इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है या उसके आधार पर चर्चा किया जा सकता है। मैं वीडियो के इस भाग में पुनर्जागरण के 3 कारणों की चर्चा, 3 महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करूंगा। इसके बाद इसके दूसरे भाग में, वीडियो के दूसरे भाग में अन्य 3 कारणों की चर्चा कर इसे समाप्त करूंगा। तो पहला नंबर में, कारणों के पहले नंबर में हम धर्म युद्ध को रख सकते हैं। ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूशलम के अधिकार को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य लड़े गए युद्ध इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से विख्यात है। ये युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चलते रहे। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासी पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी देशों के संपर्क में आए और अनेक चीजें देखी तथा उन्हें बनाने की प्रवृत्ति भी सीखी। इसके पूर्व वे अरबों के माध्यम से कुतुबनुमा वस्त्र, कागज और छापेखाने की जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब उन्हें पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति तथा वैज्ञानिक खोजों की पर्याप्त जानकारी मिली। मुस्लिम देशों के रहन सहन, खान पान तथा सार्वजनिक स्वच्छता एवं सफाई का भी यूरोपवासियों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों को नवीन मार्ग की जानकारी मिली और कई साहसिक लोग पूर्वी देशों की यात्राओं के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ ने पूर्वी देशों की यात्राओं के दिलचस्प वर्णन लिखे, जिन्हें पढ़कर यूरोपवासियों की कूपमंडूकता यानी पुरानी विचारधारा दूर हुई और उसकी चिंतन शक्ति जागृत हुई। धर्म युद्धों में पोप की संपूर्ण शुभकामनाओं तथा आशीर्वाद के बाद भी ईसाइयों की पराजय हुई। इससे ईसाई जगत में पोप की प्रतिष्ठा को जबरदस्त आघात पहुंचा। अब धर्म के बंधन ढीले पड़ने लगे और नए दृष्टिकोण पनपने लगे, जिससे पुनर्जागरण को आहूत करने में भारी योगदान मिला। ये सारी बातें धर्म युद्ध के बिना भी धीरे धीरे आ सकती थी,
परंतु धर्मयुद्ध के कारण इसके आने में निसंदेह शीघ्रता हुई। दूसरा नंबर में व्यापार का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास तथा आर्थिक समृद्धि पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। सामंती युग के प्रारंभ में धन संपत्ति का संग्रह केवल थोड़े से सामंतों के पास ही था और चर्च के पास ही ये संपत्ति रहा करता था, और इन दोनों को वैज्ञानिक प्रगति, खोज तथा अनुसंधान में रुचि नहीं थी। सामंत वर्ग को तो परिवर्तन के नाम से ही चिढ़ थी, क्योंकि उन्हें हर समय यह भय बना रहता था कि कहीं परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उनके अधिकारों तथा स्थिति में परिवर्तन न आ जाए। अतः जिज्ञासु वैज्ञानिकों, अन्वेषकों और कलाकारों, साहित्यकारों तथा विचारकों को प्रगति कार्यों के लिए प्रोत्साहन एवं संरक्षण नहीं मिल पाया। मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोपीय व्यापार वाणिज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास शुरू हुआ। व्यापार वाणिज्य के विकास से कई नए नगरों का उदय हुआ। इन नगरों में व्यापारियों के भव्य भवन बने। व्यापारियों ने ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन दिया, जिससे नगरों का वातावरण बदलने लगा, क्योंकि इन नगरों पर सामंतों तथा धर्माधिकारियों का विशेष प्रभाव कभी कायम नहीं हो पाया। अतः यह व्यापारी वर्ग तथा मध्यम वर्ग का बोलबाला था, जिसके पास धन की कमी नहीं थी और जो समाज में अपनी शान शौकत तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुक्त हाथों से धन खर्च करते थे। इसके अलावा व्यापारी वर्ग को सामंतों तथा चर्च दोनों से ही जलन थी। अतः वे लोग लेखकों, विद्वानों और कलाकारों को आश्रय देते और विचार विनिमय के लिए गोष्ठियां का आयोजन करते थे। इन गोष्ठियों में विविध विषयों पर वाद विवाद होता, तर्क वितर्क होता और प्रत्येक वस्तु की अच्छाई बुराई की चर्चा की जाती थी। इससे लोगों की चिंतन शक्ति का विकास हुआ। चिंतन शक्ति के विकास से पुराने मान्यताएं टूटने लगीं और नई मान्यताओं की पृष्ठभूमि तैयार होती गई, जिससे पुनर्जागरण को बल मिला। नगरों के विकास ने एक और दृष्टि से भी सहयोग दिया, चूंकि ये नगर व्यापार वाणिज्य के केंद्र बन गए थे। अतः विदेशों से व्यापारी लोग इन नगरों में आते रहते थे। इन विदेशी व्यापारियों से नगरवासी विचारों का आदान प्रदान किया, देश विदेश की बातों पर मनन होता था, जिससे नगरवासियों की चिंतन शक्ति बढ़ने लगी। इसके बाद हम तीसरे नंबर में अरब और मंगोल के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वी देशों के संचित ज्ञान से यूरोपवासियों को परिचित कराने में अरबों और मंगोलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोप के बहुत से क्षेत्रों, विशेषकर स्पेन, सिसिली और सर्डिनिया में अरब लोग बस चुके थे।
अरब लोग स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे, जिन्हें शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने में रुचि थी। उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था में धर्मनिरपेक्ष ज्ञान, विज्ञान तथा पठन पाठन होता था। अरब लोगों को यूनान के प्रसिद्ध विद्वानों प्लेटो तथा अरस्तु की रचनाएं से विशेष लगाव थी, क्योंकि ये दोनों विद्वान स्वतंत्र चिंतक थे और इनकी रचनाओं में धर्म का कोई संबंध न होता था। अरब लोगों ने यूरोप वासियों का ध्यान प्लेटो तथा अरस्तु की तरफ आकर्षित किया और इस प्रकार यूरोप वासी प्राचीन यूनानी ज्ञान के संपर्क में आए। यूरोप के पूर्व के सभ्य देशों के संपर्क में लाने में मंगोल साम्राज्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 13वीं सदी के मध्य में कुबलाई खान ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया और उसने अपने ढंग से यूरोप और एशिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके दरबार में जहां पोप के दूत, यूरोपीय देशों के व्यापारी और दस्तकार रहते थे, वहीं एशियाई देशों के विद्वान तथा साहित्यकार और भारत के बौद्ध विद्वान, गणित एवं ज्योतिष के प्रकांड पंडित भी रहते थे। उसके दरबार में बहुधा किसी न किसी विषय पर विद्वतापूर्ण चर्चा होती रहती थी। जिसमें यूरोपीय व्यापारियों तथा विद्वान भी सम्मिलित होते थे। कुबलाई खां के दरबार से संपर्क का यूरोप के लोगों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा और वे धीरे धीरे पूर्वी देशों के ज्ञान विज्ञान को सीखने लगे। अरबों और मंगोलों के माध्यम से ही यूरोप में चीन के आविष्कारों, कागज, छापाखाना, कुतुब मीनार और बारूद की जानकारी पहुंची थी। इन चीज़ों की जानकारी ने यूरोप वासियों के जीवन को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार मैंने 3 महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा किया। धन्यवाद।